हे एवरीवन, आपका स्वागत है कॉमिक गीक में। जब गेमिंग इंडस्ट्री कहानी पे ज़्यादा फोकस देती है तो प्लेयर्स बड़ी गेम्स जैसे कि द लास्ट ऑफ अस और द विचर 3 को पसंद करते हैं। ये गेम्स बहुत दिलचस्प और इमर्सिव होती हैं, जिनमें बुलंद कैरेक्टर्स, प्लॉट पॉइंट्स और शानदार थीम्स भी होती हैं। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने अपने फेवरेट गेम्स की लिस्ट शेयर करी थी आप लोगों के साथ, उसमें कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किए थे कि ये गेम्स तो सबको पता है, कुछ अलग गेम्स बताओ। तो भाई मैं इस वीडियो में कुछ अलग ही गेम्स बताऊंगा जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो पूरी एंड तक देखना और कमेंट में मुझे बताना कि इन 10 गेम्स में से कौन कौन से गेम्स आप लोगों ने एक्चुअली में खेले हुए हैं। वॉट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच 17 साल की एडिथ फिंच की कहानी है जो अपनी खानदानी घर में वापस आती है 7 सालों के बाद। आप एक टीनेज लड़की के साथ चल रहे होते हैं इसमें, जो अपने खानदानी घर में पुरानी यादें ताज़ा कर रही होती है। आप घर में बिखरी हुई चीज़ों से इंटरेक्ट भी करते हैं ताकि आप कुछ छोटी कहानियां देख सकें जो कि एडिथ के रिश्तेदारों के राज खोलती हैं। वॉट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच का माहौल थोड़ा सा क्रीपी है और इसके फ्लैशबैक्स आपको बहुत सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। हर कहानी का अलग अलग अंदाज होता है जो उसके फैमिली मेंबर की जिंदगी और मौत को दिखाता है। ये डिफरेंट आर्टिस्टिक अंदाज गेम को थोड़ा लाइट बना देता है और प्लेयर्स को स्टोरी का मजा लेने की इजाजत भी देता है। व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच ने 2017 के द गेम अवार्ड्स में बेस्ट नैरेटिव का अवार्ड जीता था। थ्री फोल्ड गेम्स की इंडी गेम बिफोर आई फॉरगेट प्लेयर्स की शख्सियत की बहुत अहमियत रखती है पूरी कहानी के दौरान। बाफ्ता नॉमिनेटेड बिफोर आई फॉरगेट में प्लेयर्स सुनीता के लंदन के घर में घूमते हैं। घर को सुनीता के लिए पहचानने में आसानी नहीं होती है और प्लेयर्स को सुनीता की कहानी के बारे में ज्यादा जानने के लिए एनवायरनमेंट की चीजों से इंटरेक्ट करना होता है। इन इंटरेक्शंस और उनके नतीजे वाली बैक स्टोरीज के जरिए प्लेयर्स कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में लाए जाते हैं। थ्री फोल्ड गेम्स ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ चैरिटीज के साथ काम किया ताकि प्लेयर्स की हालात को अच्छे तरीके से तस्वीर में पेश करें। फ्लोरेंस एक छोटी सी कहानी है जो बहुत ही सीधी और सिंपल है लेकिन बहुत अहमियत भी रखती है। अगर प्लेयर्स का इनाम यह है कि वो एक पूरी तरह से डेवलप की गई गेम या नए तरीके से कहानी सुनने की उम्मीद रखते हैं तो वो निराश होंगे, क्योंकि फ्लोरेंस एक ऑडियो विजुअल कहानी है जो रिश्ते के साथ जुड़ी हुई उदासी और खूबसूरती को जगाता है। इस छोटे 2D स्टाइल को बोल्ड रंगों के साथ पूरा किया गया है जो कहानी के टोन के साथ बदल जाते हैं। 1 घंटे से कम वक्त के प्ले टाइम में फ्लोरेंस के म्यूजिकल एडिशंस और साउंड इफेक्ट्स काफी होप का इजहार करते हैं। हेडफोन्स लगाकर खेलना रिकमेंडेड है ताकि प्लेयर्स को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नुकसान और यूजेस सुनाई दे सके। सबसे सिंपल तौर पर यह एक शानदार ऑप्शन है लंबी वॉकिंग सिमुलेटर्स के लिए। फ्लोरेंस का इंस्पिरेशन मॉन्यूमेंट वैली से मिला जब लीड डिजाइनर केन वोंग ने एक ऐसे गेम बनाने का इरादा किया जिसमें मैकेनिकल इंटरफेरेंस के तौर पर वायलेंस ना हो। कई फिल्मों ने फ्लोरेंस के बनने में भी मदद की, जैसे कि इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, 500 डेज ऑफ समर और सबसे ज्यादा मशहूर टाइटैनिक। एक और मशहूर ग्राफिक एडवेंचर सीरीज टेलटेल की द वॉकिंग डेड गेम्स है। ये गेम्स रॉबर्ट कर्कमैन के बहुत मशहूर कॉमिक्स और उनके टीवी सीरीज पर बेस बनी है। टेलटेल सीरीज में 5 एपिसोडिक पार्ट्स और एक DLC भी शामिल है। हालांकि ये 1 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने द वॉकिंग डेड और नॉटी डॉग की द लास्ट ऑफ अस के बीच कंपैरिजंस किए हैं। द वॉकिंग डेड गेम्स ली एवरेट कैरेक्टर के साथ शुरू होती है जिनमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का आगाज होता है। ली एक छोटी लड़की क्लेमेंटाइन का प्रोटेक्टर बन जाता है और प्लेयर्स उनकी कहानी को देखते हैं। द वॉकिंग डेड गेम सीरीज कैरेक्टर इंटरैक्शन और मजबूत कहानी को ज्यादा अहमियत देता है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लोरेशन और पजल्स के मुकाबले। रॉबर्ट कर्कमैन के फैंस को लेयर्ड कहानी और कुछ कैरेक्टर्स के आने के अपीयरेंसेस पसंद आएंगी। वही स्टूडियो जिसने मशहूर कोऑप गेम इट टेक्स 2 बनाया, उसकी अ वे आउट भी हेजलाइट स्टूडियोज की तरफ से एक जबरदस्त चॉइस है, जहां आप अपने किसी खास दोस्त या साथी के साथ एक दिन गुजार सकते हैं। इस नैरेटिव कोऑप गेम्स में कुछ चैलेंजेस होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता। शुरू से ही अ वे आउट की कहानी दिलचस्प है और कैरेक्टर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन बिलीवेबल हैं। इस गेम्स के मेन कैरेक्टर्स विंसेंट और लियो हैं, 2 बंदों में बड़े फर्क और मोटिवेशन है। प्लेयर्स को एक साथ काम करके जेल से भागने और उसके बाद के पर्सनल और सिचुएशनल चेंजेस को हैंडल करना होता है। फ्लैशबैक्स, मिनी गेम्स और इंटेंस थीम्स जैसे कि रिवेंज और ट्रस्ट, ये सब इस मल्टीप्लेयर नैरेटिव गेम को तेजी से और गहराई से खेलने वाला बना देते हैं। नाइट इन द वुड्स डिजाइनर स्कॉट बेंसन की खास कार्टून स्टाइल और रंगीन कैरेक्टर्स के पीछे छुपी हुई एक कहानी है जो एडल्टहुड, मेंटल इलनेस और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और अनसर्टेनिटी के ऊपर है। ये स्टोरी बेस्ड एक्सप्लोरेशन गेम स्मॉल टाउन पॉसम स्प्रिंग्स में सेट है, जहां मे कॉलेज छोड़कर घर वापस आती है। नाइट इन द वुड्स की कंपेलिंग कैरेक्टर्स अजीब और अच्छे तरह से डेवलप किए गए हैं जो स्टोरी को सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आगे बढ़ा देते हैं। आने वाले एज की नाइट इन द वुड्स मीडियम की ये खासियत दिखाता है कि वो कैसे न्यूएंस्ड और रिलेटेबल कहानियां क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि किसी भी कन्वेंशनल सेटिंग में नहीं। गेम का वाइब्रेंट आर्ट स्टाइल, मिनी गेम्स और सोशल कमेंट्री इस गेम को काफी बैलेंस्ड गेम बना देते हैं।
फायरवॉच एक विजुअली कैप्टिवेटिंग फर्स्ट पर्सन वॉकिंग सिमुलेटर है जो मिस्ट्री जॉनर में आता है। प्लेयर्स सीधा हेनरी की कहानी में दाखिल होते हैं और उसके सुपरवाइजर डेलाइला के साथ उनका रिश्ता कैसे अनफोल्ड होता है वो देखते हैं। दोनों वॉकी टॉकीज के जरिए बात करते हैं और हेनरी के डायलॉग चॉइसेस कहानी के प्रोग्रेशन पर असर डालते हैं। कैंपो सैंटो की इंडी गेम की सीनरी खूबसूरत है जिसमें वाइब्रेंट लेकिन अक्सर यूनिक लैंडमार्क्स होते हैं। जब हेनरी अपने काम के टास्क को कंप्लीट करता है फॉरेस्ट फायर लुकआउट के तौर पर, तो सराउंडिंग्स में नेविगेट करना कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होने लगता है, मगर फायरवॉच की खास आर्ट स्टाइल और प्लॉट को आगे बढ़ाने वाला अंडरलाइंग टेंशन एक यादगार एक्सपीरियंस प्रिपेयर करते हैं। द वैनिशिंग ऑफ ईथन कार्टर तकरीबन 5 घंटों का है और ये डेफिनेटली किसी भी कहानियों वाले गेम के शौकीन के लिए खेलने लायक चॉइस है। शुरू से ही गेम कहता है कि ये एक नैरेटिव एक्सपीरियंस है जो प्लेयर का हाथ नहीं थामती। ये दावा करता है कि कहानी का रास्ता खिलाड़ी के हाथ में है। ईरी रूरल विस्कॉन्सिन का माहौल जिंदगी में आता है जब खिलाड़ी एक डिटेक्टिव के साथ चलकर ईथन कार्टर की गायब होने वाली मिस्ट्री को हल करने की कोशिश करता है। खुला माहौल फ्रैगमेंटेड मिस्ट्री को और भी बेहतर बना देता है। काफी छुपी हुई कहानियां, मॉड, पजल्स और पैरानॉर्मल एबिलिटीज के साथ द वैनिशिंग ऑफ ईथन कार्टर खेलने के बाद भी यादगार रह जाता है। ये गेम कुछ ही असली नैरेटिव गेम्स में से एक है जो एक ओपन वर्ल्ड में सेट है। ये गेम एम्ब्रोस बियर्स के ईयर 1890 में लिखी गई एन अकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज की शॉर्ट स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर बना है। लाइफ इज स्ट्रेंज सीरीज में कई एपिसोड्स के गेम्स हैं जिनमें मुख्य गेम्स और उनके स्पिन ऑफ्स शामिल हैं। लोगों को इस सीरीज में चूज योर ओन एडवेंचर स्टाइल पसंद है जिसमें प्लेयर्स को कहानी को असर डालने वाले फैसले लेने होते हैं जो शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला लाइफ इज स्ट्रेंज गेम 2015 में आया था और इसमें मैक्स कॉफीड की कहानी है जिसको पता चलता है कि वो वक्त को पीछे भी कर सकती है। लाइफ इज स्ट्रेंज गेम्स को कभी कभी स्लैंग्स और लो क्वालिटी लिप सिंकिंग के लिए क्रिटिसिज्म मिली है, लेकिन इनका इमोशनल इम्पैक्ट और दिलचस्प कहानी सबको बहुत ही पसंद है। नॉर्मल लेकिन सुपरनैचुरल हालातों को मिलाकर लाइफ इज स्ट्रेंज को पसंद किया जाता है उसके कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करने के लिए। अगर आपको पूरा गेम सीरीज वाइज खेलना हो तो लाइफ इज स्ट्रेंज में पूरे 5 पार्ट्स हैं। द स्टैनली पैरेबल एक ऐसा गेम है जो नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है। इसमें आपको एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन असल में वो कुछ और होता है। गेम थोड़े मजाकिया तौर पे ये भी कहता है कि कितनी हद तक आपके कंट्रोल इस गेम में रहता है। इस गेम में एक नैरेटर होता है जो आपको गाइड करता है। आप एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं जिसका नाम है स्टैनली, जो नैरेटर की बात मान सकता है या अपना रास्ता चुन सकता है। आपके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस अनोखे होते हैं, कभी तो बहुत ही अजीब लेकिन कभी बहुत मजेदार। आखिर में गेम कहता है कि चॉइसेस इंपॉर्टेंट है लेकिन असल में उनकी कमी के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। द स्टैनली पैरेबल को 2022 में दोबारा रिलीज किया गया था जिसका नाम था द स्टैनली पैरेबल अल्ट्रा डीलक्स। इसमें नए एंडिंग्स और घंटों का नया कंटेंट शामिल किया गया था। और फन फैक्ट, स्टैनली पैरेबल पहले हाफ लाइफ 2 का मॉड था, फिर उसको बाद में खुद का फुल गेम बनाया गया। तो गीक स्क्वाड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई और बहन सब्सक्राइब कर दो। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।